हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ बहुत मेहनत कर रहे हो, एग्ज़ाम के लिए ज़ोर शोरों से लगे हुए हो। आज हम करेंगे SA 402 ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। नाम अभी समझाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं कि इस एसए की रिक्वायरमेंट क्यों है, SA 402 क्यों आया। ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एन एंटिटी यूजिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिट कंसिडरेशन को मैं ये बोल सकता हूँ एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस संदर्भ में अगर कोई एंटिटी किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ कर रही हो तो। पहला क्वेश्चन कि सर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैं आपको धीरे धीरे लेके चलूँगा और सारे आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। स्टार्टिंग में दो बातें बता देता हूँ। पहली कि आपको ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 100% समझ आ जाएगा। दूसरी, आपके एग्ज़ाम के हर क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सुनते रहो। मैं एक ऑडिटर हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का। मेरे को रिलायंस का ऑडिट करना है। SA 315 के हिसाब से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रोमम निकालता हूँ थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। एंटिटी को समझकर, एनवायरनमेंट को समझकर और इंटरनल कंट्रोल को समझकर मैं रोमम निकालता हूँ। सर अगर आप ये वीडियो 402 स्टैंडर्ड कर रहे हैं 315 से पहले, तो प्लीज़ या तो आपको 315 का बेसिक पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो एक बार जाकर बस 10 मिनट की या 5 मिनट की वीडियो देख लीजिए कि ऐसे 315 क्या बोलता है, क्या कहता है। तो ऐसे 315 कहता है सर हमें रोमम निकालना है। रोमम कैसे निकलेगा? एंटिटी, एनवायरनमेंट और इंटरनल कंट्रोल को समझकर, उनको टेस्ट कर कर हम रोमम निकालते हैं। रोमम इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। हम रोमम निकाल लिया हमने। ये मैंने एक बेसिक बताया है क्योंकि 402 में इसी की पूरी लिंकेज है। अब आप रिलायंस का ऑडिट करने आए। रिलायंस का आपने अपनी मटेरियलिटी निकाल ली, आपने फाइनेंशियल उठाए, आपने कहा सर मैं आपका पेरोल का खर्चा चेक करूंगा जो कि आपकी बुक्स में मान लो 20 करोड़ रुपए आ रहे हैं। रिलायंस ने कहा सर पेरोल का खर्चा आप बिल्कुल चेक कीजिए, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ड्यूरिंग आर इंक्वायरी विद मैनेजमेंट, HR डिपार्टमेंट में जब हम इंक्वायरी कर रहे थे, उन्होंने कहा सर हमारा पूरा पेरोल डिपार्टमेंट जो है ना वो हम नहीं मैनेज करते। हमने, हमारा पूरा पेरोल का काम एक ओलसेक है। ये रियलिटी है सर। आप जितनी भी MNCs होती हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उन सब का पेरोल का काम ओलसेक संभालती है, जो कि बेंगलोर में एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो वो कहते हैं सर हमारे सभी एम्प्लॉय का डेटा, सब कुछ ओलसेक कंपनी है सर वो मेंटेन करती है। हम उनको सब कुछ भेज देते हैं और वो ही सैलरी प्रोसेस वगैरह करती है। हम अपने यहाँ पे अथॉरिटी दे रखी, उसको बैंक को हमने उस जो वो बना के देते हैं हम बैंक को इंटीमेट कर देते हैं, पेमेंट हो जाती है। मतलब पेरोल पूरा हमारा मैनेज कर रहा है ओलसेक। हम एक ओलसेक से सर्विसेज ले रहे हैं। तो मेरी कंपनी हो गई रिलायंस जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ। रिलायंस एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से किसी फाइनेंशियल के कंपोनेंट से रिलेटेड, एक या एक से ज़्यादा से रिलेटेड सर्विसेज ले रहा है, जैसे पेरोल की सर्विस ले रहा है। ठीक है जी, समझ आ गई बात यहाँ तक? ठीक है। अब आपको रोमम निकालना है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। आपने कहा सर मेरे को पे रोल का रोमम निकालना है, उसी के बेस पर मैं अपनी सब्सटेंटिव टेस्टिंग करूंगा पेरोल की, और उसके लिए मेरे को इंटरनल कंट्रोल्स चेक करने हैं। अब आपने तो अपना काम पूरा ओलसेक को दे दिया, तो मैं इंटरनल कंट्रोल कैसे चेक करूं कि उसने सही लगा भी रखे हैं नहीं लगा रखे। पता चले कंट्रोल रिस्क बहुत ज़्यादा है, आपके सारे कंट्रोल फेलियर है, कंट्रोल्स जो कंपनी ने पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बना रखे हैं, पता चले आपका काम उस हिसाब से हो ही नहीं रहा या कुछ गैप्स हो, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं? क्या मैं ओलसेक कंपनी में चला जाऊं और उनको बोलूंगा कि आप देखो रिलायंस के पेरोल को प्रोसेस करते हो, इसलिए मैं आपकी कंपनी में आया हूं ये देखने के लिए कि आपने कंट्रोल्स इफेक्टिवली लगाए हुए हैं या नहीं, ताकि मैं अपना रोमम डिसाइड कर सकूं और उस पेरोल को चेक कर सकूं। ओलसेक कहेगी सर माफ़ कीजिए, रिलायंस के अलावा हम 50 और कंपनियों का भी पेरोल प्रोसेस करते हैं। क्या वो 50 और कंपनियों के ऑडिटर भी हमारे गेट पे आकर खड़े हो जाएंगे तो हम कैसे काम करेंगे? तो फिर आप कहोगे सर फिर मैं कंट्रोल कैसे टेस्ट करूं, क्योंकि कंट्रोल टेस्ट करना तो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि अगर मैं कंट्रोल टेस्ट नहीं करूंगा मैं रोमम डिसाइड नहीं कर पाऊंगा,
ऐसे 315 में और रोमम डिसाइड नहीं कर पाऊंगा तो मैं सब्सटेंटिव टेस्टिंग नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा ओके चल। वो कहते हैं एक काम करते हैं हम, आप सभी ऑडिटर्स के लिए, मान लो रिलायंस का भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, जिंदल का भी हम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं हम सभी ऑडिटर्स के लिए, क्योंकि आप सब पेरोल चेक करोगे, हम अपना ऑडिट, ओलसेक कहती है हम अपना ऑडिट करवा लेते हैं कंट्रोल्स के लिए, कि मेरे कंट्रोल्स इफेक्टिव हैं या नहीं इस चीज़ से रिलेटेड। मैं अपना ऑडिट करवा लेती हूँ किसी अच्छी फर्म से, मान लो केपीएमजी से, कि मैं अपना ऑडिट करवा लेती हूँ केपीएमजी से ये चेक करवाने के लिए कि मेरे कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं है। इसके लिए सर हमारा एश्योरेंस एंगेजमेंट 3402 बना हुआ है कि केपीएमजी उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कैसे करेगा, वो बात हम बाद में करेंगे। हमने कहा अच्छा, अगर तुम केपीएमजी से अपना ऑडिट करवा लोगी ये देखने के लिए कि आपके कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं, और वो अपनी रिपोर्ट में हमें बता देंगे, तो हम उनकी रिपोर्ट पर रिलाई कर लेंगे। क्यों क्यों रिलाई कर लेंगे? क्योंकि वो कॉम्पिटेंट भी है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, और ये देख लेंगे कि उन्होंने अपना ऑडिट जो SAE 3402 बना हुआ है उसके हिसाब से किया हो, तो हम रिलाई कर लेंगे। अगर वो बोलेंगे कि भैया इनके कंट्रोल्स अच्छे हैं तो हम मान लेंगे, फिर हम अपना रोमम उस हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। आई होप आप मेरे साथ साथ लिंक कर पा रहे हैं। दो चीज़ें बताई, आप रिलायंस के ऑडिटर हो, रिलायंस ने अपना कुछ काम किसी दूसरी सर्विस इंडस्ट्रीज़ को दिया हुआ है, अब आपको कंट्रोल टेस्टिंग करनी है क्योंकि रोमम डिसाइड करना है, फिर आप सब्सटेंटिव टेस्टिंग करोगे। कंट्रोल टेस्टिंग के लिए आपको डिज़ाइंस को समझना पड़ता है, उसके अंदर रिस्क को समझना पड़ता है, फिर कंट्रोल्स को समझना पड़ता है, फिर कंट्रोल टेस्टिंग होती है। इतना काम आप कैसे करोगे? ओलसेक आपका काम कर रहा है, तो ओलसेक कह रहा है सर मैं अपना काम अपने लिए कोई ऑडिटर रख लेता हूँ, वो आपको अपनी रिपोर्ट दे देगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे से लिंक करता हूँ। सर जब वो केपीएमजी जो ऑडिटर थे ना ओलसेक के, वो दो तरह की रिपोर्ट देते हैं, एक होती है टाइप 1 रिपोर्ट, एक होती है टाइप 2 रिपोर्ट। अब टाइप 1 रिपोर्ट और टाइप 2 रिपोर्ट क्या होती है, जो बिल्कुल बुकिस डिफरेंस है वो हम अंदर पढ़ेंगे जब हम बुक पे चले जाएंगे, लेकिन अभी जनरल टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है। सर जो टाइप 1 रिपोर्ट होती है, मैंने आपको बताया हुआ होगा कि सबसे पहला हम क्या काम करते हैं, प्रोसेस को समझते हैं, पेरोल प्रोसेस क्या है। ठीक है जी। फिर उस प्रोसेस के अंदर कितने रिस्क हैं, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, प्रोसेस को समझ रहे हैं, प्रोसेस के अंदर रिस्क को समझ रहे हैं। फिर क्या कंपनी ने उन रिस्क को मिटाने के लिए, उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या कंट्रोल्स लगा रखे हैं। तीन चीज़ें, प्रोसेस समझो, प्रोसेस के अंदर रिस्क को समझो, उन रिस्क को मिटाने वाले कंट्रोल्स को समझो। अगर आपने ये तीनों चीज़ों को समझ लिया और आपने कहा हाँ भैया प्रोसेस समझ लिया, रिस्क हैं लेकिन उन रिस्क को मिटाने के लिए कंट्रोल्स भी हैं, ठीक है। चौथी चीज़, आप कहोगे सर ठीक है मान लिया कंट्रोल्स हैं, क्या ये कंट्रोल पूरे साल थ्रू आउट द ईयर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम भी कर रहे हैं? क्योंकि फ़ायदा तो तभी है ना, पता चले एक महीने काम कर रहे हैं और एक महीने काम नहीं कर रहे हैं। सर एक एग्जांपल दे दो ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। एग्जांपल लो सर, जो हमेशा देता हूँ वही दूंगा। कंपनी एक लैपटॉप इशू करती है तो उसको अप्रूव करने के लिए सबसे पहले सीनियर मैनेजर साइन करेगा, फिर पार्टनर साइन करेगा, ये कंट्रोल हो गए। अब पूरे साल में 500 लैपटॉप इशू हुए, लेकिन 300 बार तो सीनियर मैनेजर ने साइन किया, 200 बार पार्टनर ने साइन किया। क्या कंट्रोल इफेक्टिव एंड एफिशिएंट है थ्रू आउट द ईयर? नहीं, 500 ही बार दोनों के साइन होने चाहिए थे। तो कंट्रोल टेस्ट करते हैं सर, हम यहाँ पे कंट्रोल टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि वेदर कंट्रोल आर इफेक्टिव और एफिशिएंट थ्रू आउट द ईयर। कंट्रोल टेस्टिंग अलग से करते हैं। अब भैया टाइप 1 रिपोर्ट है ना, वो सिर्फ तीन चीज़ों पे बात करती है कि जो मैनेजमेंट ने पॉलिसी एंड प्रोसीजर बना रखे हैं वो हमने देख लिया, उसके अंदर रिस्क देख लिया और उसमें कंट्रोल देख लिया, और हम ये बोलते हैं कि हाँ कंट्रोल है, उन रिस्क को मिटाने के लिए कंट्रोल है, बट ये नहीं बताती टाइप 1 रिपोर्ट कि वेदर दे आर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्किंग और नॉट। तो टाइप 1 रिपोर्ट तीन चीज़ें बताती है, प्रोसेस, रिस्क और कंट्रोल्स हैं। टाइप 2 रिपोर्ट की अगर बात करूँ तो वो ये भी बता देती है कि दीज कंट्रोल्स आर वर्किंग एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली थ्रू आउट द ईयर। मतलब वो केपीएमजी जो ऑडिटर थे होलसेक के, वो कंट्रोल्स की टेस्टिंग भी करते हैं। अब मैं रिलायंस का ऑडिटर हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आप कौन सी रिपोर्ट लेना पसंद करोगे, टाइप 1 रिपोर्ट या टाइप 2 रिपोर्ट? टाइप 1 रिपोर्ट आएगी तो मुझे पता चलेगा कंपनी का प्रोसेस, उसमें रिस्क और उसके कंट्रोल्स। बट मुझे
ये नहीं पता चलेगा कि वो इफेक्टिव है या नहीं है। मतलब मैं रोमम तो डिसाइड कर ही नहीं सकता, अगर उसने मैंने टाइप 1 रिपोर्ट ली तो उसके बाद भी मुझे कंट्रोल टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी। तो मेरे लिए काम बढ़िया तब होगा रिलायंस के ऑडिटर के लिए यदि मुझे टाइप 2 रिपोर्ट मिले, तो फिर मैं बोल सकता हूँ हाँ भैया मेरे को एक केपीएमजी के ऑडिटर ने उस ओलसेक का ऑडिट करके ये बोल दिया कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है। अब मैं जो मेरी कंपनी है रिलायंस, उसका कंट्रोल देख लेता हूँ कैसा है भाई, वो डेटा भेजती है, वो डेटा कंप्लीट भेजती है या नहीं भेजती है, उसने क्या कंट्रोल्स लगा रखे हैं उस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो मैं देख लेता हूँ। वो इफेक्टिव है तो मैं अपना रोमम डिसाइड कर लूंगा। चीज़ें लिंक कर पा रहे हो सर? समझने की कोशिश मत करना, सिर्फ लिंकेज की कोशिश करना। बात समझ आई? अब मैं थोड़ा सा, अब आपको मैं बोलता हूँ कि सर रिलायंस का मैं ऑडिटर हूँ, मैं रिलायंस कंपनी में गया, मैंने कहा कि मैं आपका पेरोल चेक करूंगा। ये चीज़ देखने के लिए मैंने सबसे कैसे उस पर निकाला होगा, मैंने मटेरियलिटी देखी होगी, तभी तो मैंने बोला मैं आपका पेरोल चेक करूंगा, मेरे लिए मटेरियल है। फिर उन्होंने कहा सर ये सर्विस तो हम बाहर से ले रहे हैं, तो हम देखते हैं कि क्या सर्विस सर, नेचर ऑफ सर्विस। सर हम पेरोल बाहर से करवा रहे हैं, हम फिक्स एसेट्स बाहर से करवा रहे हैं। नेचर ऑफ सर्विस हमें समझना होता है कि आप कौन कौन सी सर्विस बाहर से करवा रहे हो। सिग्निफिकेंस, वो सर्विस जो हम बाहर से करवा रहे हैं वो मेरे फाइनेंशियल लेवल पे कितने सिग्निफिकेंट हैं। नेचर देख लिया हमने, सिग्निफिकेंट देख लिया। आप किस किस लेवल पे उससे इंटरेक्शन करते हो, आप कब कब डेटा भेजते हो उनको, मंथली भेजते हो, हर 15 दिन में भेजते हो, डेली बेसिस पे भेजते हो, इंटरेक्शंस आपके किस तरह से रहते हैं, और आपका क्या कोई रिलेशन है क्या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या नॉर्मल है, इंडिपेंडेंट है, एग्रीमेंट दिखाओ हमें। तो चार चीज़ें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। क्या क्या नेचर ऑफ सर्विस क्या है जो हम बाहर से ले रहे हैं, ठीक है सर, मटेरियलिटी और सिग्निफिकेंट उनका हमारे अकाउंट्स पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, और एक एग्रीमेंट देख लो, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने अभी आपको क्या बताई थी, एग्रीमेंट, सिग्निफिकेंस हो गई, चलो दोबारा आएगी तब देख लेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह से मेरे को तीन चार चीज़ें बेसिक देखनी होती है कि आप क्या, नेचर ऑफ सर्विस क्या है, सिग्निफिकेंट कितनी है मेरी, मटेरियलिटी क्या है, एग्रीमेंट आपका कोई रिलेशनशिप वगैरह तो नहीं है। ये मेरी बेसिक बातें हो गई। फिर मैं बोलूँगा ठीक है अब आप काम करवा रहे हो, अब मेरे को उसको कंट्रोल टेस्ट करने के लिए टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट चाहिए। इन केस सर उनके ऑडिटर नहीं है तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जिनसे आप आउटसेक से काम करवा रहे हो उनके कोई ऑडिटर है ही नहीं, वो बोलती है हम नहीं रखेंगे, तो उस केस में आप जाओगे वहाँ पर, फिर बोलोगे कि हम आपके यहाँ कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे। या तो आप जाओगे या अपने बिहाफ पे आप किसी दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट करोगे कंट्रोल टेस्टिंग के लिए, ताकि आप अपना रोमम डिसाइड कर सको। बात समझ आई? अब हम चलते हैं, अभी इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बेसिक 315 का रोमम डिसाइड करने के लिए मेरे को कंट्रोल टेस्टिंग करनी पड़ती है, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए कुछ काम कर रही है और उसके कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं ये चेक करने के लिए मैं उसकी रिपोर्ट लेता हूँ। अब मैं अंदर चलता हूँ, अच्छे से बात करते हैं। सर ये मेरी एंटिटी हो गई रिलायंस। रिलायंस हम जो है वो अपने आप को रिलायंस के ऑडिटर मान के चलो, इन्होंने अपना पेरोल का काम एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ओलसेक को दिया हुआ है जिसके ऑडिटर है मान लो घनश्याम एंड सन्स। अब मैं इसको आगे बात, इन्होंने भी मान लो जो ओलसेक है इसने भी अपना थोड़ा सा आईटी का काम एचसीएल को दे रखा है और कुछ और काम जो कि एचसीएल है। तो अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो गई। अब इधर बात करते हैं अपने लिए, मैं ये काम इसकी इंटरनल कंट्रोल में क्यों देखूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसे 315 बोलता है रोमम निकालो, रोमम इज कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। तो रोमम एस पर 315 के लिए मेरे को कंट्रोल टेस्टिंग करनी पड़ेगी, जो कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रोल टेस्टिंग मैं उस पर विश्वास कर लेता हूँ जो उसके ऑडिटर होते हैं। मैंने फिर आपको बताया कि प्रोसेस, रिस्क और कंट्रोल ये टाइप 1 रिपोर्ट होती है, और अगर मैं इसमें इफेक्टिवनेस भी मिला दूँ तो ये टाइप 2 रिपोर्ट होती है जो उसके ऑडिटर देते हैं। ये था बेस कि ऐसे 402 क्यों आया। अब मैं थोड़ी सी आगे बात करता हूँ यहाँ पे। ऐसे 402 बोलता है obtain an understanding of the service provided by a service organization including internal control as per ऐसे 315। ये बात आपको समझ आ गई होगी। आपको जब डिस्कशन करना है तो क्या क्या पूछना है, आपको पूछना है कि नेचर क्या है सर्विस का, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मटेरियलिटी, इंटरेक्शन कब कब डेटा देते हो, और आपका कोई रिलेशनशिप एग्रीमेंट देख लेना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सर कि एक एंटिटी है उसने अपना पेरोल का काम, फिक्स एसेट्स का काम या किसी भी चीज़ का काम एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया एज एन ऑडिटर, आप क्या करोगे। तो आप बोलोगे कि फॉर ऐसे 315 मेरे को रोमम निकालना होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकालना होता है, उसके लिए मेरे को इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह देखने होते हैं, और अब मैं ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के देखूंगा टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट लेकर। क्यों देखूंगा,
आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी, मैं नेचर देखूंगा, सिग्निफिकेंस देखूंगा, मटेरियलिटी देखूंगा, डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन देखूंगा, रिलेशनशिप देखूंगा, एग्रीमेंट। ये 5 पॉइंट तो आप अच्छे से समझ लो। उसके बाद डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल एट यूजर एंटिटी रिलेटेड टू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बताया ना, रिलायंस के भी कुछ कंट्रोल्स आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि बेस डाटा तो वहीं से जा रहा है ना, कि वो बेस डाटा कंप्लीट है या नहीं है। ऑब्टेन सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस ऑफ एंटिटी इंटरनल कंट्रोल। ये हम ऊपर बात कर चुके हैं कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस देख लो। हाउ टू ऑब्टेन सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग, कैसे लोगे सर, ऑब्टेन टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट इफ अवेलेबल। टाइप 2 रिपोर्ट मिल गई तो बल्ले बल्ले हो गई सर, फिर तो आपका काम खत्म। टाइप 1 रिपोर्ट है तो आपको कंट्रोल टेस्टिंग करनी पड़ेगी, या तो खुद जाकर या किसी और। अगर नहीं है तो कॉन्टेक्ट द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द एंटिटी टू ऑब्टेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अगर नहीं है तो आप उनसे बात करोगे और देखोगे कैसे कर सकते हो, वहां जाके विजिट करो एंड परफॉर्म करो। यूज अनदर ऑडिटर टू परफॉर्म द प्रोसीजर, आप किसी दूसरे ऑडिटर को भी यूज कर सकते हो। टाइप 1 रिपोर्ट क्या होती है, टाइप 1 रिपोर्ट होती है सर जो मेरा सिस्टम डिज़ाइन होता है, कंट्रोल्स होता है और रिस्क होते हैं, सिर्फ उसको बताती है, इफेक्टिवनेस को नहीं बताती। टाइप 2 रिपोर्ट इफेक्टिवनेस को भी बताती है। ठीक है जी। वेदर रिपोर्ट इज सफिशिएंट, आप कैसे बोलोगे कि टाइप 1 और टाइप 2 रिपोर्ट सफिशिएंट है। लुक एट प्रोफेशनल कंपिटेंस इफ ऑडिटर इज अदर देन सीए। अगर एक सीए कर रहा है तो जी बढ़िया है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उस सीए के अलावा कोई और कर रहा है तो देख लो उसकी क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या है, और ये देख लो कि उसने एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का एश्योरेंस जो उसने इंटरनल कंट्रोल पे दिया है वो SAE 3402 के हिसाब से दिया है क्या। हाउ यू इंश्योर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ऐसे 330। आप रिस्क देख लो, आपको जो मिला, अगर आपको लगता है मेरा रिस्क मिटिगेट हो गया तो ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं भैया अभी भी रिस्क है तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स आपको लगाने पड़ेंगे। वेदर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल आर ऑपरेटिंग इफेक्टिव, ऑब्टेन टाइप 2 रिपोर्ट। ऑपरेटिंग इफेक्टिवली तो ये तो सिर्फ टाइप 2 रिपोर्ट से पता चलेगा। टाइप 2 रिपोर्ट नहीं है तो खुद परफॉर्म करो या किसी और ऑडिटर से करवाओ। इसके अंदर सर 2 चीज़ें और हैं, वो अब मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ जो मैंने बीच में मिस कर दी थी, ये वाली। सर ओलसेक अपना कुछ काम HCL से करवा रहा है, इसे बोलते हैं सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और ये एंटिटी को जो रिलायंस है इसको बोलते हैं यूजर 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 ऑडिटर। जैसे यूजर एंटिटी, रिलायंस को क्या बोलते हैं, यूजर रिलायंस। ये कुछ की टर्म्स है जो आप कैसे में आएंगी, और इसके ऑडिटर को बोलते हैं यूजर ऑडिटर। ऐसे ही ओलसेक को बोलेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन और इसके ऑडिटर को बोलेंगे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर। ये हो गई सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, और इसके ऑडिटर को क्या बोलेंगे, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर। अब भैया जो की पॉइंट है मेरा वो ये है कि ओलसेक भी अपना कुछ काम HCL से करवा रही है, तो आपको रिलायंस के ऑडिटर को ये देखना होगा कि भैया जो मेरा पेरोल का काम है, क्या इसने पेरोल के काम से रिलेटेड कुछ काम HCL को दे रखा है क्या। मैं बोलता हूँ जी हाँ दे रखा है, उन्होंने अपना पूरा IT सिस्टम उनको दे रखा है, और पूरा डेटा मेरा IT में मेंटेन होता है, तो मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी और बाकी चीज़ों चीज़ों पे इफेक्ट आ सकता है। तो फिर मैं ये देखूंगा जो इन्होंने घनश्याम एंड सन्स ने, जो हमने KPMG लिया था अपने एग्जाम्पल में, क्या उन्होंने टाइप 2 रिपोर्ट में क्या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया है। अगर किया है तो सफिशिएंट है, मतलब KPMG ने सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का काम भी चेक कर लिया। इन केस सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे उन्होंने ओपिनियन नहीं दी, उनके इंटरनल कंट्रोल पे एश्योरेंस नहीं दी, तो आप क्या करोगे, तो भैया फिर रिलायंस के ऑडिटर्स आप देखो क्या HCL की भी कोई, क्या कोई ऑडिटर है क्या, जैसे जॉन एंड कंपनी, तो इसने कोई टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट दी होगी वो ले लो। अगर नहीं है तो यहाँ पे आप आओ और आपको जितना रेलेवेंट लगता है इंटरनल कंट्रोल देखना वो समझो, उसको टेस्ट करो, उसके बेस पे अपना रोमम डिसाइड करो। मतलब आपको सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की भी टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, नहीं है तो करना पड़ेगा। अगर आपके सर्विस ऑर्गेनाइजेशन KPMG नहीं या घनश्याम एंड सन्स नहीं उसको रिपोर्ट में दिखा दिया तो बहुत बढ़िया बात है। एक छोटा सा पॉइंट और आता है, वो है ये कि फ्रॉड। फ्रॉड तो सर हम मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे, पूछेंगे कि अगर आपको कुछ पता है तो बता दो, नहीं पता तो ठीक है हम अपने कुछ प्रोसीजर लगा लेंगे, बाकी मैनेजमेंट से डिस्कस करेंगे फ्रॉड के लिए। रिपोर्टिंग, क्या अपनी रिपोर्ट में लिखोगे कि हमने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल चेक किया है और हमने एक टाइप 2 रिपोर्ट ली है। नहीं सर क्यों लिखोगे, ऐसे तो पता नहीं हम क्या क्या करते हैं। नहीं लिखना, सिर्फ तब लिखना है जब कोई लॉ एंड रेगुलेशन आपको बोले, या आपको पेरोल में कोई बहुत भारी भरकम फ्रॉड या कोई मिस स्टेटमेंट मिले,
और वो फिर आप लिखोगे भैया पेरोल में मिसस्टेटमेंट मिली है, और इस मिसस्टेटमेंट को ये एक जो हमने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर थे, टाइप 2 रिपोर्ट थी, ये इसके बेस पे हमने निकाला है। उस केस में आप टाइप 2 रिपोर्ट का रेफरेंस अपनी रिपोर्ट में दोगे, मॉडिफाई ओपिनियन अगर आप दे रहे हो तो। ठीक है जी, ये ऐसे सर मेरे हिसाब से बेसिक ख़त्म हो गया है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर तो आप सर हमेशा करते ही हैं, तो थैंक यू उसके लिए। अब सर मैं दोबारा से 2 मिनट का 2 मिनट का डिस्कशन जरूर करूँगा। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे सर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो, वो एंटिटी किसी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से अपना कुछ काम करवा रही है। अब जो बोलूँगा वो ध्यान रखना। आपकी पहली बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे 315 में रोमम निकालना है। रोमम के लिए मेरे को इंटरनल कंट्रोल चेक करने हैं। या तो इंटरनल कंट्रोल मैं खुद जाके सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में चेक करूं, या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑडिट किसी से करवा रहा हो, उसकी रिपोर्ट मुझे मिल जाए। टाइप 1 रिपोर्ट में सिर्फ हमें ये पता चलेगा कि उसकी प्रोसेस है, उसमें रिस्क हैं, उसके कंट्रोल्स हैं, इफेक्टिवनेस नहीं पता चलेगी, फिर भी मेरे को टेस्टिंग करनी पड़ेगी। टाइप 2 रिपोर्ट में इफेक्टिवनेस का भी पता चल जाता है, मेरा काम खत्म। फिर मैं सिर्फ एंटिटी के कंट्रोल्स को चेक कर लूँगा कि जो हम डेटा भेजते हैं उसको वो ठीक है या नहीं है। क्यों करते हैं, रोमम के लिए, क्या करना है वो बता दिया। इन केस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के कोई ऑडिटर नहीं है, मुझे जाना पड़ेगा, या मैं मेरे भी यहाँ पे किसी दूसरे ऑडिटर को लगाऊंगा। अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी किसी दूसरी एक और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ काम करवा रही है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर थे उन्होंने उस सब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट में कवर किया है या नहीं। नहीं किया तो मैं उस थर्ड वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी देखूंगा टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट है तो नहीं है, तो मैं खुद जाके अपने रेलेवेंट कंट्रोल्स चेक करूंगा या करवाऊंगा, कुछ भी करूंगा इस तरह से। आप जब मैनेजमेंट से डिस्कस करोगे कि भैया जो आप ये काम करवा रहे हो ये कितना मटेरियल है, इसका नेचर क्या है, पेरोल है, फिक्स एसेट्स है, आईटी सिस्टम है, नेचर आपको समझना है। सिग्निफिकेंस ऑन अकाउंट एंड फाइनेंस, आपके फाइनेंस के ऊपर कितना सिग्निफिकेंट है। इंटरेक्टिव क्या है, आप अपना डेटा कब कब देते हो, 1 दिन में देते हो, 15 दिन में देते हो, 30 दिन में देते हो, कैसे इंटरेक्शंस। 3 पॉइंट। रिलेशनशिप एग्रीमेंट, 4 पॉइंट आपको हमेशा लिखने हैं। मैं आपको रटवा नहीं रहा हूँ, समझाने की ही कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ख़त्म हो गया सर, बुक में पढ़ना, समझ आ जाएगा। नहीं समझ आए कमेंट्स में बताना, मैं पर्सनली आपको समझाऊंगा। और हम इसी वीडियो के बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम अपना जो भी प्रैक्टिस मैन होता है उसके क्वेश्चंस कवर करेंगे। थैंक यू सर फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कुछ भी अगर कमी लगे तो बताइए, हम इम्प्रूव करेंगे। एंड हैव ए गुड नाइट, मज़े कीजिए सर, और बहुत जल्दी से पास हो जाइए, फिर पार्टी मैं दूंगा और आपसे भी लूँगा। बाय बाय।